आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दिव्य एकेडमी क्लासेस के हमारे प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी ये दूसरा लेक्चर है भारतीय संविधान की विशेषताएं। इससे पहले हम कुछ मोटी मोटी विशेषताएं पढ़ चुके थे कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या होती है, संसदीय प्रणाली बारे में, आपातकालीन उपबंधों के बारे में, हमारी कैसे श्रेणीबद्ध एकीकृत न्यायपालिका है उसके बारे में हमने विशेषताओं की बात की थी। एक छोटा सा जो लास्ट जो हमने कल चर्चा की थी उसमें पढ़ा था कि हमारे संविधान में मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य जुड़े हुए हैं। तो उसमें थोड़ा सा लास्ट में मैं आपको एक बार समझा दूं कि जो मूल कर्तव्य वाली बात है, मूल कर्तव्य हमारे संविधान का मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। कई बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। ये जो मूल कर्तव्य वाली बात थी, मूल कर्तव्य वाली बात थी, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको लघु संविधान के तौर पर बोला जाता है, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 1986 आता है, 86 संविधान संशोधन होता है 2002 में। जब 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है तो उसके बाद एक और जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से टोटल 11 हो गए थे। ये 10 थे। ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, जो प्रतिरक्षा मंत्री थे इंदिरा गांधी सरकार में, उनके द्वारा स्वर्ण सिंह थे, उनकी सिफारिश के आधार पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में एक और जोड़ दिया, तो इस तरीके से 11 मूल कर्तव्य हो गए थे। और ये उल्लेखित कहाँ है, ये तो पता ही है, भाग 4 का में और 51 का के अंतर्गत इनको उल्लेखित किया गया है। तो इस तरीके से मूल कर्तव्य पर ये हमारी छोटी सी चर्चा रह गई थी कल, ये स्पष्ट नहीं हो पाया था। अब हम आगे की संविधान की विशेषताएं जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है वो कैसे दुनिया के संविधानों से अलग है, कैसे एक अपनी अनोखी पहचान बनाए हुए है। तो उसकी एक विशेषता ये भी है कि ये एक कैसा है संविधान, जीवंत दस्तावेज है, एक जीवंत संविधान है। जब जीवंत संविधान की बात करते हैं तो जीवंत संविधान का मतलब यही होता है कि कोई चीज जीवंत है, इसका मतलब यही है कि परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदल ले, अपने आप में चेंज ला ले, जैसी परिस्थितियों की मांग से उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले। और ये खूबी भारतीय संविधान में पाई जाती है। अगर भारत के संविधान को यूएसए के संविधान से तुलना करके देखें तो यूएसए के संविधान में ये चीज नहीं है, क्योंकि यूएसए में बहुत समय से ये मांग हो रही है कि समय के अकॉर्डिंग हम बदलाव करें, चीजों को बदलें अपने को, लेकिन वो बदल नहीं पाते क्योंकि वो संविधान ही इतना कठोर है कि उसमें संविधान संशोधन करना इतना कठोर है कि वो आसान नहीं है। तो वो चाहते हुए भी उस संविधान में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएसए के संविधान में एक चीज काम करती है, गन कल्चर। गन कल्चर, अब वो चाहते हैं कि गन कल्चर से निजात पाए, लेकिन वो संविधान संशोधन नहीं कर पा रहे। बड़ा मुश्किल से कोई 10 संविधान संशोधन वहां पर हुए हैं। जब से यूएसए का संविधान सन 1789 से जब से संविधान लागू हुआ है तब से जाके केवल 10 ही अमेंडमेंट संविधान संशोधन हो पाए। तो इससे पता है कि अमेरिका का जो संविधान है वो जीवंत संविधान नहीं है, जो भारत का जीवंत संविधान है। भारत में 105 संविधान संशोधन लागू हो चुके हैं। तो ये बताता है कि हमारा जो संविधान है वो कैसा है, जीवंत है, जो अपने आप को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बदलने में सक्षम है, कामयाब है। क्यों, और ऐसा हो क्यों पाया, क्योंकि हमने एक ऐसी विशेष प्रक्रिया को, जो उसको नम्रता और अनम्रता की जो खास विशेषता थी, वो गुण इसको जीवंत बना देता है कि जब हमको संविधान संशोधन करना होता है तो हम कर सकते हैं। लेकिन यूएसए जैसे संविधान में इतनी कठोर व्यवस्था बना दी गई कि आमतौर पर उसमें संविधान में संशोधन करना आसान नहीं है। जितने बहुमत की आवश्यकता होती है उतना वहां अमेरिका में जुट नहीं पाता, और इसी कारण वहां पर संविधान संशोधन आसान नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि जीवंत संविधान भारत में आकर ऐसे क्या क्या संविधान संशोधन हुए थे। टोटल अब तक 105 हो चुके हैं। तो हम सबका जिक्र तो क्या करें, बस शुरुआत से देख लेते हैं। 100वें संविधान संशोधन से देखें या 99 से भी चर्चा करें तो जो 99वां संविधान संशोधन था, 99वां संशोधन था, वो किसके संबंध में था,
99 में संविधान संशोधन इसके बारे में था कि जो न्यायिक नियुक्ति आयोग था, कोलिजियम व्यवस्था को खत्म करने के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग लेके आया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लेके आया गया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, सेट एसाइड कर दिया, इसको खत्म कर दिया, ये कह के स्वतंत्र न्यायपालिका में हस्तक्षेप करता है। तो 99 में संविधान संशोधनों के द्वारा जो न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया था। वही अगर हम 100वें संविधान संशोधन की बात करें, 100वें संशोधन की बात करें तो 100वें संशोधन में जो 111 एनक्लेव थे भारत और बांग्लादेश के बीच में, उनका शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण हुआ एक दूसरे देशों के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 111 एनक्लेव्स थे, 100वां संविधान संशोधन करके एनक्लेव ताकि जो सीमा है उनका चिन्हित किया जा सके और उन्हें स्पष्टीकरण किया जा सके ताकि जो सीमा विवाद है उसको हल किया जा सके। वही 101वां जो संविधान संशोधन था, 101 में संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी लाया गया। अब जीएसटी का जो प्रावधान था, जीएसटी को लेकर आया गया, जीएसटी में सुधार किया गया। जीएसटी इसके लिए 246 ए को जोड़ा गया, 246 ए को जोड़कर जीएसटी व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। तो हमारा जो 101 में संविधान संशोधन है उसमें जीएसटी के प्रावधान को जोड़ दिया गया। इस तरीके से इसके बाद आता है 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो ओबीसी थे, ओबीसी आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 102वें संविधान संशोधन 2018 के अंतर्गत जो राष्ट्र पिछड़ा वर्ग था, आयोग था, उसको क्या दे दिया, संविधान का दर्जा दे दिया। पिछड़ा वर्ग है को संविधान का दर्जा दे दिया। और इसमें जो आर्टिकल 338 जो भी था उसको जोड़ा गया। 338 बी के माध्यम से जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब बात आती है, थोड़े से कई बार कंफ्यूजन होता है दिमाग में कि संवैधानिक संसदीय और वैधानिक, ये आयोग क्या क्या होते हैं, संवैधानिक आयोग क्या होता है, संसदीय आयोग क्या होता है, वैधानिक आयोग क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, संवैधानिक आयोग जब किसी आयोग की संविधान में दर्ज कर दिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 338 बी के द्वारा संविधान में स्थापित कर देगा तो वो संवैधानिक आयोग बन जाता है, संविधान में उसकी जगह होती है। वही संसदीय आयोग की बात की जाती है तो संसद कोई नियम पारित करके, संसद में कोई बिल लाके, एक्ट लाके उसको पारित कर दे देता तो वो संसदीय आयोग बन जाता। जैसे मानवाधिकार आयोग है, बाल अधिकार आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है। फॉर एग्जाम्पल मानवाधिकार आयोग, तो मानवाधिकार आयोग क्या है, एक संसदीय एक्ट के द्वारा है। और वैधानिक आयोग वो होता है जब कोई जो हमारी जो कार्यपालिका है उसके आदेश के द्वारा कोई चीज स्थापित हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो पहले योजना आयोग हुआ करता था और वर्तमान में नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कैसे हुई, 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट के द्वारा एक आदेश निकाल दिया जाता है, उस आदेश के द्वारा, कैबिनेट के आदेश के द्वारा नीति आयोग की स्थापना हो जाती है। तो वैधानिक आयोग क्या होता है, संसदीय क्या होता है, संवैधानिक क्या होता है, ये थोड़ी सी जो दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए शब्दावली कि हम किसकी बात कर रहे हैं। संविधान संशोधन, एक संवैधानिक आयोग की बात कर रहे हैं जो 102 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इससे पहले जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है वो भी स्थापित था 338 में, तो वो भी संवैधानिक आयोग था। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या दे दिया गया, संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया गया।
इसके बाद आता है 103वें संविधान संशोधन, और ये 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कर दिया गया? 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें राष्ट्र पिछड़ा वर्गों को दिया गया था, और 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया कि ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक और सरकारी क्षेत्रों में क्या होगा? रिजर्वेशन की व्यवस्था होगी। सरकारी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस के लिए, और इसके जो शैक्षणिक और सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन था उसके लिए 10% जो रिजर्वेशन की बात कर दी गई थी वो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा बात कर दी गई थी। अब बात आती है कि ईडब्ल्यूएस को कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई राजनीतिक आरक्षण की बात नहीं की गई। ईडब्ल्यूएस के लिए केवल सरकारी नौकरियों में बस शैक्षणिक जो है उन्हीं के अंतर्गत ही रिजर्वेशन की बात है। राजनीतिक आरक्षण केवल और केवल एससी और एसटी के लिए है। राजनीतिक आरक्षण केवल एससी और एसटी के लिए अनुच्छेद 330 और 332 के द्वारा उसका प्रावधान किया गया है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण की बात की गई थी वो केवल शैक्षणिक और सरकारी, और इसके लिए दो अनुच्छेद जोड़े गए थे। एक तो 15(6) था और एक 16(6) था। तो दो के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक और सरकारी जो संस्थान थे उनके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन की बात की गई। अब बात आती है इसके बाद में 104वें संविधान संशोधन। 104वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 104वें संविधान संशोधन में तो हम क्या देख रहे हैं? हम यही देख रहे हैं कि जो संविधान संशोधन हो रहा है ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमें जैसे जैसे हमें आवश्यकता महसूस हो रही है अपनी जीवंतता को बना रहा है भारतीय संविधान कि जैसे जैसे हमें महसूस हो रही है कि इस चीज की हमें जरूरत है, हमको महसूस हुआ कि समाज के लिए आवश्यकता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी उनमें रिजर्वेशन दे देना चाहिए, तो हमारा जो विवाद है उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जब बहुत समय से मांग उठ रही थी कि राष्ट्र पिछड़ा वर्ग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तो हमने राष्ट्र पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। तो इसका ये सारी चीजें अपनी जीवंतता को दिखा रहा है कि भारतीय संविधान कैसे जीवंत है। तो 104 में जो संविधान संशोधन था इसी क्रम में ये इसके लिए कि जो एससी और एसटी होती है इसके लिए हर 10 साल में जो रिजर्वेशन होता है उसको क्या आगे बढ़ाया जाए। 2020 में इसकी अवधि खत्म हो रही थी, तो 2020 से इसको बढ़ाकर 2030 तक कर दिया। एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन था, और ये रिजर्वेशन केवल राजनीतिक था। राजनीतिक जो आरक्षण था, राजनीतिक आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 2020 से लेकर 2030 तक कर दिया गया। एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण की बात की गई है शैक्षणिक संस्थाओं में, वो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत की गई है। तो जो शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण है वो 15(4) और 16(4) के द्वारा मिलता है। इस आरक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं मिलती, ये तो उनके लिए परमानेंट मिला ही हुआ है कि शैक्षणिक संस्थाओं में एससी के लिए, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, उनके लिए आरक्षण मिलेगा। जरूरत होती है कि जो राजनीतिक आरक्षण होता है लोकसभा में, राज्यों की विधानसभा में जो आरक्षण मिलता है, इसको हर 10 साल में रिन्यू करने की आवश्यकता होती है। तो इसी रिन्यू करने के लिए 104 में संविधान संशोधन किया गया, और उसमें अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, इसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दे। जैसे कि अनुच्छेद 330 हो, 331 हो, 332 हो, 333 हो, 334 हो, इन उपबंधों में क्या किया गया? संशोधन किया गया। जब 330 और 332 की बात करते हैं तो 330 और 332 में 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को राजनीतिक आरक्षण होगा। वही अनुच्छेद
332 कहता है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण होगा, और 331 और 332 333 कहता है 331 कहता है कि जो एंग्लो इंडियंस है उनके 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाएंगे। वही 333 कहता है कि विधानसभा में एक सदस्य किसके लिए चुना जाएगा, विधानसभाओं के लिए चुना जाएगा। तो एससी एसटी प्लस एंग्लो इंडियंस इसमें थे। अब एंग्लो इंडियन का प्रोविजन तो कर दिया खत्म, 2019 के बाद में कोई भी एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं किया जाएगा। एससी और एसटी को बरकरार रखा गया, जिसको 10 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया कि राजनीतिक आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 साल के लिए इसको बढ़ाया जाता। तो जिन में संशोधन हुआ वो 330, 331, 332, 333 और 334। 334 ये कहता है कि हर 10 साल में इनके लिए आरक्षण को बढ़ाया जाएगा। वही यूटी में भी जो प्रावधान किया जाता है, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रावधान किया जाता है, वो अनुच्छेद 334 के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि किस तरह अनुच्छेद 104 के द्वारा जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। और ये आरक्षण कौन सा था, राजनीतिक। शैक्षणिक आरक्षण की हम बात नहीं कर रहे हैं। शैक्षणिक आरक्षण तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में लिखा हुआ है, जो कि उनके लिए स्थायी रूप से दिया गया है। वही ये जो राजनीतिक आरक्षण होता है, इसको हर 10 साल में बढ़ाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्रावधान जो हमने 330 से लेकर 334 के जो अनुच्छेद थे उनमें हमने इसका समझने की कोशिश की। एंग्लो इंडियंस का खत्म कर दिया गया कि 2019 के बाद जो 2 लोकसभा में चुनने थे और एक विधानसभा में जो इसका एंग्लो इंडियंस का चुनाव होता है, अब इसके बाद में एंग्लो इंडियंस का चुनाव नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद है कि जो 104 संविधान संशोधन के बारे में जो कंफ्यूजन होते हैं, जो डाउट होते हैं कि ये राजनीतिक आरक्षण है कि कौन सा आरक्षण है, ये खत्म हो गया होगा। ये जो राजनीतिक आरक्षण है, ये ना केवल लोकसभा और विधानसभा के लिए होता है, बल्कि चूंकि हमने एक विशेषता पढ़ी थी कि त्रिस्तरीय सरकार में हमने एक सरकार स्थानीय सरकार भी पढ़ी थी। तो स्थानीय जो स्तर पर जो एससी एसटी के लिए आरक्षण होता है, वहां पर भी ये चीज लागू होती है कि तीनों स्तरों पर जो एससी और एसटी है उनको राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब व्यवस्था है 105वां जो अंतिम संविधान संशोधन होगा, 105वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 105वां संविधान संशोधन कहता है कि हम ये संघ पर हमेशा आरोप लगता रहता है कि जो संघ होता है वो राज्य की जो शक्तियां होती है उन पर डाका डालता है, उनको अपने फेवर में करने की कोशिश करता है। हमेशा राज्य शिकायत करते हैं कि जो संघ की ये प्रवृत्ति रहती है कि जो हमारे जो अधिकार क्षेत्र है, जो हमें स्वायत्तता मिलनी चाहिए, उस स्वायत्तता का अतिक्रमण करता है। और ये विवाद उस समय पैदा हो गया जब आर्टिकल 102वां संविधान संशोधन हुआ। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, तो संवैधानिक आयोग को ये अधिकार प्राप्त हो गया कि वो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, उनको उनकी सूचीकरण करना हो, उनको कम करना हो, घटाना हो, बढ़ाना हो, इस आयोग के पक्ष में होगा। और ये आयोग किसका, सेंटर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सेंटर प्रभावी हो गया, सेंटर तय करेगा कि कौन सी जाति इसमें ओबीसी वर्ग के अंतर्गत शामिल होगी और कौन सी इससे बाहर हो जाएगी। तो ये निर्णय करना सेंटर का हो। तो ये तो सीधा सीधा राज्य के जो अधिकार क्षेत्र है उस पर डाका डालने वाली बात होगी कि जब केंद्र ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि जिसमें केंद्र को अधिक शक्तियां हैं, केंद्र का प्रभाव है, केंद्र का वर्चस्व रहने वाला है, तो ऐसी स्थितियों में तो जो राज्य उसका जो संकेंद्रण है वो होने वाला है, उसकी शक्तियां सीमित होने वाली है। और इसी बात का राज्यों के द्वारा विरोध किया गया। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है संघ और राज्य का, ये हमेशा चलता रहता है। राज्य हमेशा आरोप लगाता है कि केंद्र की ये प्रवृत्ति रहती है कि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी करे, हमारी शक्तियों को सीमित करे, और ऐसी ही शक्तियों को सीमित उसने 102वें संविधान संशोधन से कर दिया। फिर ये जो 102वां संविधान संशोधन था, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलती है। जब चुनौती मिलती है तो बाद के बाद ये तय होता है कि केंद्र को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे जो राज्य का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर हम बोले कि सामाजिक और आर्थिक रूप से
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सॉरी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कौन सी जाति ओबीसी के अंतर्गत शामिल होगी और कौन सी जाति ओबीसी से बाहर होगी। ये बात तो राज्यों का अधिकार क्षेत्र था और केंद्र ने क्या कर दिया, एक संविधान आयोग बनाकर उसके पाले में गेंद डाल दी और अपने आप को मजबूत कर लिया कि हम तय करेंगे कि ओबीसी में कौन शामिल हो और कौन बाहर होगा। तो राज्य तो सीधे सीधे राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाली बात हो गई। जब इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो सच बात है कि आपने राज्यों के जो अधिकार क्षेत्र है उसका हनन किया है, उनकी सीमाओं को संकुचित किया है। इसका परिणाम ये हुआ कि केंद्र ने एक और संविधान संशोधन कर दिया और वो संविधान संशोधन था 105वां, जिसके द्वारा केंद्र ने यह कहा कि कौन सामाजिक दृष्टि से कौन शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है इसका निर्धारण राज्य अपनी अपनी सूचियों को अद्यतन करके करेंगे। राज्यों को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया कि इसको संविधान जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आए होंगे ये नहीं करेंगे, इसको कौन करेंगे, राज्य खुद करेंगे। राज्यों के पास यह अधिकार होगा कि वो खुद अपनी सूचियां बनाए और खुद तय करें कि कौन इसके अंतर्गत रहने वाला है और कौन इससे बाहर जाने वाला है। तो इसके लिए जो अमेंडमेंट किए गए थे, संविधान के जिन अनुच्छेद और उपबंध जोड़े गए थे, एक तो था अनुच्छेद 338 बी, एक था अनुच्छेद 342 और एक था अनुच्छेद 366। तो इनमें परिवर्तन किया गया कि राज्यों के पास यह अधिकार होगा कि वो अपनी सूचियां कि ओबीसी के अंतर्गत कौन सी जाति शामिल होने के लिए लायक है या कौन सी जाति को बाहर निकाला जाए, ये अब राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होगा, ना कि इसको ताकि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक आयोग है उसके द्वारा किया जाए। तो इस तरीके से हमने कैसे भारतीय संविधान एक जीवंत संविधान है, अपने आप को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढालने में कामयाब है, अपने आप को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को समायोजित करने के लिए सक्षम है। इस बात की चर्चा की कि जैसे जैसे हमें नई नई जरूरतें होती हैं उसी जरूरत को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, संविधान में संशोधन कर लेते हैं, तभी तो हमने 105 संविधान संशोधन करते हैं। जबकि यूएसए का संविधान इतना कठोर संविधान है कि उसमें संविधान संशोधन करना कोई मामूली बात नहीं है और मात्र 10 ही संविधान संशोधन यूएसए कर पाए। यूएसए चाहता है, वो परेशान है वहां के लोग गन कल्चर से और फिर भी वो उस गन कल्चर को नहीं हटा पाते। क्यों नहीं हटा पाते? क्योंकि वह जीवंतता का अभाव है और ये जीवंतता एक ही संविधान में देखने को मिलती है और वह भारतीय संविधान जो अपने आप को दुनिया के संविधानों से अलग करती है, एक विशिष्ट पहचान देती है। अब हम एक और विशेषता पढ़ना चाहते हैं, इसकी बहुत ही मजेदार टॉपिक है, उसको डिटेल में चर्चा करेंगे और वो है भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता। फेडरलिज्म सिस्टम को समझना चाहते हैं, यूनियन को समझना चाहते हैं, क्या फेडरलिज्म है, क्या यूनियन है, इसके एकात्मकता को समझना चाहते हैं, क्या इसके विवाद है, इसको समझना चाहते हैं। वो अलग अलग विद्वान इसके बारे में क्या क्या अपनी अलग राय रखते हैं, इसको समझना चाहते हैं। भारतीय संविधान में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एकात्मक लक्षणों के साथ साथ उसकी संघात्मक व्यवस्था। क्या है ये? एकात्मक लक्षणों के साथ साथ लक्षणों के साथ संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक लक्षणों के साथ संघात्मक विशेषता। जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारतीय संविधान में तय किया गया, क्योंकि उस समय 1935 का एक्ट प्रभावी था, उसी के अकॉर्डिंग शासन हो रहा था। तो 1935 का एक्ट कहता था कि भारत को एक फेडरेशन होगा, भारत क्या होगा, एक फेडरेशन की बात की जा रही थी। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं, हम फेडरेशन नहीं, हम यूनियन ऑफ स्टेट होंगे, हम यूनियन ऑफ स्टेट होंगे, यूनियन ऑफ स्टेट होंगे। जब संविधान निर्माता ये कह रहे थे कि हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट होगा, इसका मतलब है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा।
भारत क्या होगा? राज्यों का एक संघ। राज्यों का संघ होगा, ना कि फेडरेशन ऑफ इंडिया होगा। थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं कि फेडरेशन यूनियन में अंतर क्या होता है। फेडरेशन और यूनियन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हम कभी भी सेंटर का, केंद्र की कोई भी आयोग देखें, कोई भी उनकी कुछ भी देखें, वहां यूनियन शब्द मिलेगा, सेंटर कोई शब्द नहीं मिलता है। अगर हम पूरे संविधान की चर्चा करते हैं तो वहां सेंटर नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, सेंटर की चर्चा ही नहीं होती, वहां चर्चा होती है यूनियन की। अब हमको यह शब्द समझना है कि भारत राज्यों का संघ है। अगर भारत राज्यों का संघ है, 1935 का एक्ट कहता था कि फेडरेशन ऑफ इंडिया बनेगा, हमने यूनियन ऑफ स्टेट स्वीकार किया। तो फेडरेशन और यूनियन में अंतर क्या, डिफरेंस क्या है? फेडरेशन की जब हम बात करते हैं तो फेडरेशन बनता है एक समझौते से, जब कई इकाइयां आपस में समझौता करें, जब इकाइयां समझौता करेंगी तब बनेगा फेडरेशन। इकाइयां जब समझौता करेंगी तो उस समझौते से फेडरेशन की उत्पत्ति होगी। हमारे यहां ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, ये कोई यूनियन किसी समझौते का परिणाम नहीं था, बस यही इसको अलग कर देता है। क्योंकि जब समझौता होता है तो इकाइयों के पास यह अधिकार भी होगा कि वो इकाइयां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन भारत में इकाइयां अलग नहीं हो सकती। भारत को तो यह कहा है कि भारत क्या है? अविनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का, अविनाशी संघ बोल दिया इसको, कि जो भारत का संघ है वो अविनाशी है। इकाइयां अपने आप में, इकाइयां समाप्त हो सकती हैं, जुड़ सकती हैं, बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो यूनियन है हमारा वो अविनाशी है। इसकी संप्रभुता पर, इसकी एकता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आ सकती। वो कारण यही था कि हमने यूनियन को स्वीकार किया था, ना कि हमने फेडरेशन को। फेडरेशन एक समझौते का परिणाम होता है जिसमें इकाइयां आपस में समझौता कर सकते हैं और इन इकाइयों को अधिकार होता है कि ये इससे अलग भी हो सकती है। यूएसए के अंतर्गत फेडरेशन की बात की गई है, तो वहां राज्य की जो इकाइयां थी उन्होंने आपस में समझौता किया था। वो बात अलग है कि संविधान संशोधन के द्वारा उसको इतना जटिल बना दिया गया कि जो इकाइयां उससे अलग नहीं हो सकती। लेकिन हमने शुरुआत में यूनियन को स्वीकार किया कि हम यूनियन ऑफ स्टेट होंगे, भारत क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। अम्बेडकर साहब भी यही कहते थे कि राज्यों को के साथ किसी भी तरह का, राज्य इकाइयों के साथ कोई समझौते का हमारा जो भारतीय संघ है वो कोई इसका परिणाम नहीं है, बशर्ते कि अब इसको अलग होने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो भारत एक राज्यों का संघ है जो अविनाशी, जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ कहा जाता है। अंबेडकर साहब ने यह बोला था कि जो भारतीय संघ है ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अतः जो इसकी जो इकाइयां बोले या राज्य बोले, उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत का जो यूनियन है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है और ना ही इकाइयों को अलग होने का परिणाम। अलग हो सकती हैं, इसलिए जो भारत है वो क्या है? एक राज्यों का एक संघ है, यूनियन है, ये फेडरेशन नहीं है। अगर इसको वैसे समझे तो यूनियंस अगर ऐसे है तो वो यूनियन से क्या निकल रही? स्टेट निकल रहा है, तो राज्य और यहाँ यूनियन। यूनियन जो बनता है, सेंटर जो बनता है, तो राज्यों से मिलकर यूनियन का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि यूनियन से शक्तियां प्राप्त करके राज्य बने हैं। इनको शक्ति कहां से मिल रही है? यूनियन से मिल रही है, सेंटर से मिल रही है, ना कि राज्यों के समझौते का परिणाम है।
अब बात आती है कि जो हम कहते हैं कि एकात्मक लक्षणों के साथ साथ संघात्मक विशेषता रखती है, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं ऐसी हैं जो उसको संघात्मक बनाती हैं और कौन कौन सी विशेषताएं जो उसको एकात्मक बनाती है। तो इस डिफरेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं जो इसे संघात्मक बनाती हैं और कौन कौन सी विशेषताएं जो इसे एकात्मक बनाती हैं। बड़ा ही कंफ्यूजन सा वाली बात है कि कितनी भी बार पढ़ लो हमेशा दिमाग में लोचा ही होता है, ये समझ में ही नहीं आता कि एकात्मक का लक्षण संघात्मक में घुस जाता है और संघात्मक का एकात्मक में। हर बार डाउट रहता है, लेकिन इसको बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें परमानेंट हो। देखो भाई, ये तो कन्फर्म है कि जब संघ है तो चीजें तो कई है। जब हम एक की बात करेंगे तो एक आएगा, वो संघ है तो चीजें कई है। कई का मतलब कम से कम दो तो होंगी, दो से ज्यादा कितनी भी हो। तो जब हम कह रहे हैं कि संघ में चीजें कई होंगी, तो हम पहली विशेषता ये लिख सकते हैं कि दो सरकारें होंगी। दो सरकारें होंगी, एक केंद्र की सरकार होगी, एक राज्य की सरकार होगी, दो सरकार होंगी। हालांकि हमने तो त्रिस्तरीय सरकार की बात कर दी थी कि तीसरी सरकार होगी, लेकिन इसमें दो सरकारें होंगी। हम ये कह रहे हैं कि दो सदन होंगे। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत हमने दो सदनों को स्वीकार किया, एक उच्च सदन होगा, एक निम्न सदन होगा, एक अपर हाउस होगा, लोअर हाउस होगा। तो हमने दो सदनों को स्वीकार किया, तो हमें समझ में तो आ रहा है कि संघ का मतलब अच्छा संघ दो, तो दो सदन होंगे, दो सरकारें होंगी। इसके अलावा क्योंकि हम संघ की बात करें तो संघ में शक्तियां भी तो होंगी। तो जब तक हम शक्तियों का विभाजन नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को संघ कैसे बना पाएंगे, जोड़ कैसे पाएंगे। तो हम शक्तियों का विभाजन करेंगे। तो जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन हमने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाकर शक्तियों का विभाजन करती है। तो ये भी इसको जोड़ने का काम करती है। फिर बात करते हैं एक हमारा संविधान, क्योंकि अगर हमको संघ बनना है तो संघ बनने में सबसे बड़ा रोल प्ले कौन कर सकता है? भारत का संविधान। तो संविधान में ऐसी कौन कौन सी विशेषता है जो उसको संघ बना दे? संविधान में ऐसी कौन कौन सी विशेषता है जो उससे संघ का प्रारूप प्रदान कर दे? तो मैं कहूं कि संघ, जो हमारा संविधान है वो सर्वोच्च है, उससे ऊपर ना संसद है और ना न्यायपालिका। न्यायपालिका और संसद के बीच में एक समन्वय किया गया है। बाकी सुप्रीम कौन है? जब भी कभी विवाद होगा, चाहे संसद के बारे में और न्यायपालिका के बीच में कोई भी टकराव होगा, तो सर्वोच्च कौन होगा, सुप्रीम कौन होगा? हमारा संविधान। और संविधान की भावना तो जनता में निहित है। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि संविधान जनता के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है और जनता के द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो संविधान की अगर हम कहते हैं कि संविधान सर्वोच्च है, तो ना केंद्र ऊपर है ना राज्य ऊपर है, सब लोग क्या है, समान है। संविधान को अगर हम लिखित बना दें तो केंद्र और राज्य के झगड़े और खत्म हो जाएंगे। कहते हैं अगर सुप्रीम है तो हमारा कोई विवाद हुआ, केंद्र का राज्य का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो हम संविधान के पास जाएंगे और इसको लिखित कर दें, चीजों को लिख और दें, तो बहुत आसान हो जाएगा, ये विवाद ही खत्म हो जाएगा। संघ बनाने के लिए आसानी चीजें पैदा हो जाएंगी। हमने सर्वोच्चता देख लिया, हमने लिखित देख लिया। इसके अलावा इसकी संविधान जो संशोधन की जो बात है, इसकी जो कठोरता है वो कि इतनी आसानी से संशोधन ना हो जाए कि केंद्र जो चाहे वो संशोधन कर जाए और राज्यों के हित प्रभावित हो जाए, जो हमारा संविधात्मक ढांचा है वो प्रभावित हो जाए। इसलिए हमने इसमें कठोरता लेके आ गए। कठोरता कैसे लेके आएंगे कि ऐसा कोई भी विषय जिससे संघात्मक ढांचे पर चोट पहुंचती है या राज्यों को नुकसान होता है, राज्यों के क्षेत्रों का अतिक्रमण होता है, तो उसमें विशेष कठोरता पूर्वक उसमें संविधान संशोधन किया जाए, कठोर प्रक्रिया अपनाई जाए, विशेष प्रक्रिया की अनुपालना हो। जब विशेष प्रक्रिया की अनुपालना की बात करते हैं तो आर्टिकल 368 ये कहता है कि आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन की जरूरत होगी। जब आधे से ज्यादा राज्यों के समर्थन की जरूरत होगी, तो हमारा जो संघात्मक ढांचा मजबूत होगा, कमजोर होगा? मजबूत होगा, ऑब्वियस। तो मजबूत होगा तो कठोरता हो, लिख दिया तो चीजें स्पष्ट हो गई, शक्तियों का हमने विभाजन कर दिया, दो सरकार है और दो सदन हमने मान लिए चीजें। और एक चीज हो रहा है, वो क्या है, संविधान के साथ साथ हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र। न्यायपालिका, अगर हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है
तो ना तो ये केंद्र का पक्ष लेगी और ना ही राज्य का पक्ष लेगी, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है। ये केंद्र के अधिकारों को भी प्रोटेक्ट कर पाएगी और राज्य के अधिकारों। तो ऐसी जो विशेषता है जिसमें संघ और राज्य दोनों के बीच बैलेंस स्थापित किया गया है, एक संतुलन स्थापित किया गया है, उससे हमारी जो संघात्मक विशेषता है उसके लक्षण प्रकट होते हैं। वही हम बात कर रहे हैं एकात्मकता की। तो एकात्मकता का मतलब एक क्या, एक ऐसी क्या चीज है, एक ही तो हमारा संविधान है, एक ही तो हमारी नागरिकता है, एक हमारा संविधान है, एक हमारी नागरिकता है, और हमारी जो न्यायपालिका है वो भी तो एकल है। जब हम कह रहे थे कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, उससे तो वो केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारों को सुरक्षित कर रही है, दोनों को बराबर महत्व दे रही है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका एकल है, तो वो एकात्मक लक्षण का गुण हो जाता है। तो एक तो हम एक करके तीन विशेषताएं समझ लें, एक संविधान, नागरिकता और न्यायपालिका। इसके अलावा अगर हम चौथी बात करें, तो अगर हम केंद्र को रख दें, क्योंकि हमें तो एकात्मक लक्षण देखना है, तो केंद्र ऐसी कौन कौन सी पावर है केंद्र के पास, ऐसा केंद्र कौन से फैसले ले सकता है कि पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो एकात्मक नजर आने लगे। मैं बोलूं, अगर कैग की स्थापना की जा सकती है, अगर केंद्र कैग की स्थापना कर दे, तो इसका एकात्मक लक्षण होगा या संघात्मक लक्षण होगा? एकात्मक ही होगा। केवल केवल ये शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास, जो अनुच्छेद 147 से लेकर 151 तक इसके प्रावधान किए गए हैं। तो केंद्र के पास ही एक शक्ति है कि वो कैग की स्थापना करे। केंद्र में ये है कि राष्ट्रपति की जो सिफारिश होती है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति कर दे राज्यों में। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यों का क्या, राष्ट्रपति सिफारिश कर रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति हो रही, ये भी शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। इसके अलावा जब केंद्र को लगे कि जो स्थितियां बहुत ही खराब हो चुकी हैं, आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान, आपातकाल लगाना है, तो आपातकाल लगाना हो, तब कैसी विशेषता हो जाती है? तब भी केंद्र के पास शक्ति है। आपातकाल लगाना हो, राज्यपाल की नियुक्ति करना हो, कैग की नियुक्ति करना हो, ऐसी चीजों। इसके अलावा बात करें कि जो आर्टिकल 312 है उसमें क्या है, सिविल सेवा को 311 और 312 की जो बात की गई, उसमें सिविल सेवाओं का विकास करना हो, तो ये भी अधिकार किसके पास है? केंद्र। और ये सिविल सेवक होते हैं वो केंद्र के द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं, वहीं से संरक्षण प्राप्त होते हैं। तो ये भी शक्ति इसको क्या बना देती है, एक तरीके से एकात्मक लक्षण में तब्दील कर देती है। तो हमने आपातकाल को देख लिया, कैग को देख लिया, राज्यपाल की नियुक्ति को देख लिया। हाँ, इसके अलावा जो राजस्व संबंधी जो मामले हैं, जो राजस्व और वित्त संबंधी मामले हैं, उनमें भी क्या है, जो केंद्र है वो क्या है, सुप्रीम है। हमेशा जो राज्य होते हैं उनको अपने वित्त प्राप्ति के लिए किसके पास जाना पड़ता है? केंद्र के पास। तो इस व्यवस्था को देखते हुए ये लगता है कि हमारी जो व्यवस्था है वो कैसे एकात्मक है, क्योंकि हम अपने वित्त के लिए, अपने पैसे के लिए जो राज्य है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे? केंद्र के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इस तरीके से हमने मोटी मोटी ऐसी विशेषताएं इसमें देख ली जो इसको क्या बनाती है, एकात्मक लक्षण देती है। इसके अलावा एक चीज और बचती है और वो है राज्यों का निर्माण करना। अगर राज्यों का निर्माण करना होगा तो ये फैसला कौन लेगा? केंद्र सरकार। इसमें राज्यों की कोई दखलंदाजी नहीं। जब राज्य फैसला कर लेता, केंद्र फैसला कर लेता है कि हमें एक और नया स्टेट बनाना है, तो ये फैसला केंद्र के द्वारा ही किया जाता है। तो ऐसी विशेषताएं जो एक रूप में है, न्यायपालिका हो हमारी, हमारा संविधान हो या नागरिकता हो। जब केंद्र की बात करते हैं तो कैग की नियुक्ति करनी हो, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करनी वाली व्यवस्था हो, या आपातकाल लगाने वाली कोई बात हो, राजस्व और वित्त संबंधी जो मामले हो, पूरी तरीके से किसके पास है? केंद्र के पास है। राज्यों का निर्माण करना है, सिविल सेवाओं की स्थापना करनी हो, तो सिविल सेवाओं को बढ़ाना हो, ऐसी जो विशेषताएं, ये हमारे संविधान को एकात्मक दिखाते हैं कि सारी जो शक्तियां वो केंद्र के पास है। इसमें राज्यों का किसी भी तरह की कोई भी राज्य अधिकार प्राप्त नहीं होते। लेकिन जब संघात्मक विशेषताओं में ये पढ़ते हैं कि हमारे पास 2 सदन है, 2 सरकार है, शक्तियों की विभाजन करने की बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात हो, संविधान की सर्वोच्चता वाली बात हो, स्वतंत्र न्यायपालिका वाली बात हो, तो ऐसी जो विशेषताएं, हमारे संविधान की सर्वोच्चता, लिखित और कठोरता वाली बात हो, ये विशेषता इसको संघात्मक बनाते हैं। उम्मीद है
कि ये चीजें अच्छे से आपको दिमाग में बैठ गई होंगी कि संज्ञानात्मक जब देखेंगे तो हम ये देखेंगे दिमाग में कि हमको कई चीजों को इकट्ठा करके देखना है, शक्तियों को बंटवारा करना है, संविधान को सुप्रीम रख के केंद्र राज्य दोनों की शक्तियों को बैलेंस करना है। और जब एकात्मक विशेषता देखेंगे तो या तो हम एक देखेंगे या हम केंद्र देखेंगे। एक में 3 चीजें आएंगी, नागरिकता आएगी हमारे पास में, एक संविधान आएगा, एक न्यायपालिका आएगी। और जब केंद्र देखेंगे तो केंद्र से कैग निकल रहा होगा, सिविल सेवाएं निकल रही होंगी, वित्त के अधिकार निकल रहे होंगे, वित्त संबंधी चीजें निकल रही होंगी, राज्यपाल की नियुक्ति हो रही होगी। तो ये सारे उसको एकात्मक लक्षण को प्रकट करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो ये विशेषता थी, पूरी व्यवस्था थी, इसको तो मिटा देता हूं। हमारी ये जो विशेषता थी तो तमाम विद्वान क्या कहते हैं, हमारी जो संज्ञानात्मक विशेषता, हमारी जो संज्ञानात्मक विशेषता थी, इसके बारे में जो अलग अलग विद्वान थे वो क्या बोलते हैं, क्या हम कैसे हैं, क्या हम एकात्मक हैं या संज्ञानात्मक हैं, तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों की क्या राय है। एक विद्वान हुए थे आइवर जेनिंग्स, हम 3 इनको एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइवर जेनिंग्स, संथानम और पॉल एपलबी, 3 को एक साथ पढ़ते हैं। आइवर जेनिंग्स, संथानम, ये वही संथानम साहब है जिन्होंने सीबीएसई की नियुक्ति कर दी थी, उनकी सिफारिश पर। संथानम के संथानम और पॉल एच एपलबी, लोक प्रशासन में इनका बड़ा योगदान है। इन तीनों को एक साथ देखते हैं। ये तीनों का मानना था कि हमारी जो संविधान की स्थिति है वो कैसी है, एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखती है। कोई परम उच्चता बोलता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि संघ ज्यादा मजबूत है, सेंटर है वो ज्यादा मजबूत है। तो ये कहते हैं कि अत्यंत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखती है हमारे संविधान में, अत्यंत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखती है। संथानम कहते हैं कि परमोच्चता, हमारा जो संघ है परमोच्चता संघ दिखाई देता है, मतलब उच्च स्थिति में संघ दिखाई देता है। अत्यंत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कौन कहते हैं, आइवर जेनिंग्स बोलते हैं कि हमारे जो संविधान की जो विशेषता है वो किसी अत्यंत केंद्रीकरण की। परम उच्चता कौन है, कि संथानम साहब बोलते हैं। इसके अलावा अत्यंत जो संघीय प्रवृत्ति बताते हैं वो पॉल एपलबी बताते हैं कि ये कैसा है, अत्यंत संघात्मक है। तो इन तीनों का अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मतलब तीनों बात एक ही बोल रहे हैं, बस शब्दों का डिफरेंस है कि एक परम उच्चता की बात कर रहा है, एक अत्यंत संघीय की बात कर रहा है, अत्यंत संघीय संघात्मक की बात कर रहा है, एक अत्यंत केंद्रीकरण की बात कर रहा है। तो इन तीनों चीजों को हम एक साथ अध्ययन करते हैं कि आइवर जेनिंग्स क्या बोलते हैं, संथानम क्या बोलते हैं और पॉल एपलबी क्या बोलते हैं। तो इसमें तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर एक वो चार्ल्स टाइटन साहब आए थे, चार्ल्स टाइटन साहब आए थे, उन्होंने विषम संघवाद को बात की थी कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, विषम संघवाद है। भारत का जो संघवाद है वो विषम संघवाद है। इसके अलावा जो डीडी बसु थे, दुर्गादास बसु, डीडी बसु थे, उन्होंने भारतीय जो संविधान है उनको बताया ये एक मिश्रण है। और मिश्रण किसका, संघात्मक और एकात्मक का। मिश्रण किसका, संघात्मक और एकात्मक का। तो ये मिश्रण है, इसमें संघ और एक का मिश्रण है। ये कौन बोलते हैं, डीडी बसु साहब बोलते हैं कि ये संघ और एक का मिश्रण है। टाइटन साहब ने इसको विषम संघवाद बोला था। और इन तीनों की परिभाषा में हमारा जो संघवाद था वो इस रूप में था। अब बच्चे क्वासी फेडरलिज्म कहते हैं इसको, ये एक अर्ध संघ है, क्वासी फेडरलिज्म है, इसको बोलते हैं केसीबीआर।
इसको अर्धसंघ बोल देते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कैसा है, जो व्यवस्था है हमारे संविधान की वो अर्धसंघात्मक है, यानी कि ये आधा संघ है आधा एकात्मक है। तो उन्होंने ये बोला है कि ऐसा नहीं कि स्पष्ट रूप से किसी भी इसको अर्धसंघ बोलते हैं। अब एक बचते ग्रेडवल ऑस्टेन, उनकी पुस्तक थी कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन में इन्होंने भारतीय संघ को कैसे बोल दिया, सहकारी बोल दिया था कि भारतीय संघ कैसा है, एक सहकारी संघ है। सहकारी संघ बोले या इसको सौहार्दपूर्ण बोले, भारत का वो एक सौहार्दपूर्ण संघ है। अब हम एक वन बाय वन चर्चा करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जब आइवर जेनिक्स कहता है कि भारत अत्यंत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वो कहते हैं कि भारत का संघ एक ऐसी विशेषता है जिसमें जो सारी शक्तियां वो केंद्र की ओर झुकी हुई है, केंद्र सुप्रीम है। केंद्र हमेशा ऐसा कोई काम करता है जिसमें उसकी सुप्रीमेसी झलकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो 1952 में योजना आयोग का गठन कर दिया गया, योजना आयोग बना दिया गया। अब ये योजना आयोग एक ऐसे काम करता था कि जो केंद्र जो राज्य थे वो पूरी तरीके से अपने वित्त संबंधी मामलों के लिए किस पर डिपेंडेंट थे, केंद्र पर डिपेंडेंट थे, केंद्र पर उनकी निर्भरता थी। हमेशा कभी जो केंद्र सेंटर होता है कभी वो क्या करता है, सुरक्षा के मामले को देख के ये कहते हुए राज्य में कभी फोर्स तैनात कर देता है, कभी सीबीआई भेजता है, कभी कुछ ईडी भेजता है, कभी कुछ भेजता है। मतलब केंद्र हमेशा अपने आप में सुप्रीमेसी दिखाता रहता है राज्यों के ऊपर में, और केंद्र के पास राज्यों से ज्यादा शक्तियां हैं। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं की है यूएसए की तरह कि राज्यों का अपना संविधान बना दिया हुआ, केंद्र का सेंटर का अपना संविधान बना दिया कि राज्य अपने पूरी स्वायत्तता का उपभोग कर सके क्योंकि उनके पास अपना संविधान है। ऐसा नहीं, हमने एक ही संविधान बनाया और उसमें जो पहला है वो सेंटर की तरफ झुका हुआ है। तो ये तीनों ये मानते हैं कि हमारा अत्यंत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है चीजों में, और इसीलिए हम कहते हैं कि चीजों को डिसेंट्रलाइज करो, चीजों को राज्यों को दो। राज्य हमेशा केंद्र से, चाहे वित्त का मामला हो, चाहे कोई सुरक्षा संबंधी मामला हो, सूचना संचार के मामले हो, सारे मामलों में जो वित्तीय प्रशासनिक जो शक्ति है, चाहे सिविल सेवाओं की नियुक्ति की बात हो, इसके संबंध में केंद्र पावरफुल है और राज्य के पास में शक्तियां कम है। यहाँ तक कि कई बार तो अत्यंत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति यहाँ तक झलक जाती है, जब राज्य कोई कानून बना दे तो सेंटर उसके ऊपर अपना कानून बनाकर थोप देता है, चाहे वो वैसा राज्य सूची का ही क्यों ना रहा हो। और जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो जो न्यायपालिका का तराजू है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ नजर पाया जाता है। तो ये तीनों का ये मानना है कि हमारी जो विशेषता है संविधान की वो अत्यंत केंद्रीकरण की है, या परम उच्च संघवाद की है, या अत्यंत संघीय प्रवृत्ति की पाई जाती है। अब हम बात करते हैं चार्ल्स टाइटन साहब की, वो विषम संघवाद क्यों कहते हैं, वो इसे असम्मति संघवाद क्यों कहते हैं, असम्मति संघवाद। हमारा जब संविधान बना तो हमने तय किया कि हमारे पास एक संविधान होगा, और ये एक संविधान हमारा एकात्मक लक्षण की प्रकटीकरण करता है। ऐसा ही तय कनाडा के द्वारा किया जाता है, तो कनाडा हो या भारत हो, दोनों ने तय किया कि हमारा एक संविधान होगा। तो हमारे जो राज्य के जो अधिकार है, राज्य की जो शक्तियां है, वो एक ही संविधान में दर्ज होंगी जिसमें केंद्र की दर। तो हम एक विषम संघवाद को बढ़ावा देते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि सेपरेट कर रहे हो चीजें, तो हमारा जो संघवाद है उसमें अलग अलग राज्यों के लिए, मतलब ऐसी नहीं है कि हमने शक्तियों को दोनों के लिए कि भाई ये सेंटर का ये वो, अगर ऐसा होता तो हमारा समसंघवाद हो जाता। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में केंद्र का अपना संविधान है, राज्य का अपना संविधान है, तो वहां पर क्या पाया जाता, समसंघवाद पाया जाता है, समसंघवाद, क्योंकि राज्य भी अपनी स्वायत्तता प्राप्त करता है और केंद्र भी अपनी स्वायत्तता प्राप्त करता है। तो ऐसे में वहां का जो संघवाद सम हो जाता है। यहाँ नहीं है, कनाडा हो भारत हो, दोनों का अपना अपना अलग संविधान नहीं है राज्यों का। ऐसे में वहां एक असिमेट्री पाई जाती है, एक विषम संघवाद की स्थिति देखने को मिलती है। डीडी बसु साहब ने तो कह दिया कि एकात्मक संघात को दोनों ही लक्षण कॉमन करते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एक अर्धसंघ, केसी विलियर साहब ने इसको क्या बोल दिया, एक अर्धसंघ की बात कर दी कि हमारा जो है वो अर्धसंघ है, पूरी तरीके से संघ नहीं है।
और ग्रेनबल ऑस्टिन साहब की अगर थोड़े से इसको डिफाइन करें तो उन्होंने सहकारी संघवाद बोल दिया। तो सहकारी संघवाद का मतलब यही है कि हमारी जो राज्य है और केंद्र है दोनों की शक्तियां विभाजित हैं और अपनी अपनी स्वायत्तता का अपने अपनी सीमाओं में रहकर दोनों उपभोग करते हैं। एक टर्म होती है लेयर एंड केक। लेयर एंड केक और एक है मार्बल केक। जब लेयर एंड केक की बात होती है तो यह पाया जाता है यूएसए में। जैसे केक होता है, केक के ऊपर एक लेयर होती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है। दोनों लेयर अपने अपने आप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं, एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होती है। लेकिन ये जो विशेषताएं होती है और उस चीज को बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना देती है, उस केक को बड़ा। तो ऐसी जो लेयर एंड केक की व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन दोनों को पृथक कर सकते हैं। यहाँ हम राज्य को भी अलग कर सकते हैं, यहाँ हम केंद्र को भी अलग कर सकते हैं कि पता चल जाएगा कि ये लेयर इस जगह खत्म हो रही है, अभी ये दूसरी लेयर स्टार्ट हो रही है। तो ऐसी जो व्यवस्था देखने को मिलती है वो यूएसए में देखने को मिलती है। लेकिन जो मार्बल केक की जो व्यवस्था है, जब हम मार्बल देखते हैं तो कई मार्बल एक दूसरे में फंसी हुई रहती है और इस रूप में फंसे हुए रहते हैं तो उनका पृथक्करण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो ऐसी विशेषता जर्मनी में देखने को मिलती है और भारत में भी इसी मार्बल केक की जो गुण है वो इसके सहकारी संघवाद में दिखता है कि सहकारी संघवाद के अंदर केंद्र को अपनी शक्तियां दी गई, राज्य को अपनी शक्तियां दी गई और उस रूप में दोनों का पृथक्करण किया गया है कि भाई ये तुम्हारी शक्तियां, ये तुम्हारी शक्तियां, एक दूसरे में आपस में शक्तियां फंसी हुई लेकिन फिर भी अपनी स्वायत्तता का एक सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी शक्तियों को उपयोग करते हैं, चलते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भारत का जो संघवाद था वो एक डायनामिक है, एक गतिशील है। कभी ये विषम संघवाद का रूप धारण कर लेता है, कभी अत्यंत केंद्रीकरण का रूप धारण कर लेता है, कभी अर्ध संघ बन जाता है जैसे कनाडा में और भारत में देखने को मिलता है, और कभी ये सहकारी संघवाद के रूप में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में एक दूसरे का राज्य और केंद्र सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक नई टर्म देखने को मिलती है और वो टर्म है प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। जिसके अंतर्गत राज्य और केंद्र के बीच में एक हेल्थी कंपटीशन देखने को मिलता है। और ये हेल्थी कंपटीशन की शुरुआत हुई थी जब नीति आयोग आया, राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्र विकास परिषद ने भी हेल्थी कंपटीशन की शुरुआत की, नीति आयोग ने हेल्थी कंपटीशन की शुरुआत की, जिसमें स्वच्छता रैंकिंग दी गई, एसडीजी गोल से निर्धारित किए गए, उनके आधार पर वो दिया गया। और इसके अलावा जो ब्लॉक रैंकिंग थी, ब्लॉक स्तर पर जो रैंकिंग थी, तो उनके आधार पर कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये कोई भारत, अंबेडकर साहब कहते हैं कि भारत का संघीय ढांचा ऐसा नहीं है कि किसी तंग उसमें उसको संकीर्ण करते हैं, तंग नाले में उसको संकीर्ण करते हैं। ये हमेशा अपना स्वरूप बदलता रहता है समय के साथ। कभी ये विषम संघ बन जाता है, कभी इसमें परम उच्चता की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति नजर आने लगती है, कभी अर्ध संघ के रूप में दिखाई देने लगता है, तो कभी सौहार्दपूर्ण रूप में, ग्रेनबल ऑस्टिन साहब कहते हैं कि सौहार्दपूर्ण रूप में सहकारी संघवाद के रूप में ये आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, तो कभी ये प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद जो वर्तमान में दिखता है उसके रूप में। तो इसको एक निश्चित सीमाओं में बांधना अनुचित होगा, इसके साथ न्याय नहीं होगा, ये अपने आप को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। उम्मीद है, हाँ, एक थोड़ी सी चर्चा ये और कर लेते हैं कि भारत का जो संघवाद का विकास है उसमें कौन कौन सी चीज थी उन्होंने रोल प्ले किया था। तो थोड़ा सा देखें कि 1967 में जब क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ तब चीजें बदली। 1977 में जब जनता पार्टी आई तब भारतीय संघवाद की जो प्रवृत्ति थी वो प्रबल हुई थी। इसके अलावा 1990 के बाद में 1991 में जब आर्थिक सुधार हुए थे तब चीजों में परिवर्तन आया था। इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया आई थी उसके बाद चीजें बदली थी। उसके बाद में जो संघात्मक प्रवृत्ति है भारत की वो मजबूत हुई थी और नीति आयोग बना। नीति आयोग के बाद जो प्रतिस्पर्धात्मक, तो इन चीजों ने भारत का जो सिस्टम था, भारत का जो संघात्मक ढांचा था उसको प्रभावित करने में अपना काफी रोल दिया था। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी और सभी दोस्तों से अपील है कि इस चैनल को जो हम इतना
अच्छी तरीके से चीजों को डिलीवर कर रहे हैं, तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारी अगली क्लास होगी, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, मूल अधिकार को अच्छी तरीके से समझने का हम कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।